उस यूजीसी रेगुलेशन को अविलंब लागू किया जाए, इसके लिए 10 फरवरी को हम तमाम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो सड़कें हैं, वहाँ पर राजधानी की जो सड़कें हैं, वहाँ पर इस मामले में प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित ये विरोध करवाया गया और सिर्फ इसलिए करवाया गया ताकि इस देश में अगड़ा और जो वंचित समाज है उसके बीच की खाई को बड़ा कर दिया जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब कहते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद और सत्ता आवारा हो जाएगी। जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो पुलिस महकमे को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार आती जाती रहती है। देखिए, अगर ऐसी बात है तो ये संभावनाओं का खेल ही तो है। तो क्या 10% EWS जब रातों रात लगाया तो उसमें सब कुछ ठीक है? उसमें कुछ गलत नहीं है। उस समिति में जो अध्यक्ष होगा वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होगा। तो वो वाइस चांसलर कितने हैं पिछड़े दलित आदिवासियों के, कितने हैं अल्पसंख्यकों के? इस देश में आजादी ही तब आई जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उन्होंने एक झटके में उनको हिंदू से उतार करके तेली तमौली बना दिया। तो ये कैसी सोच है? ये मनुवादी सोच है। ये श्रेष्ठता का जो बोध है ना उनके अंदर, वो दूसरों को रहने लायक समझ ही नहीं रहा है। इस इक्विटी रेगुलेशन 2026 का आधार सिर्फ इतना था कि जो जातिवाद, शोषण और घटनाएं यूनिवर्सिटीज, उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ रही हैं, उसमें समानता के भाव को और आगे बढ़ावा देने के लिए एक रोक लगाई जाए। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। ईजीसी एक्ट आया जिसको लेकर के भारी विरोध पूरे देश में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और उस पर रोक लगा दी। 19 मार्च की उस पर तारीख लगी है। हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल जी। हम उनसे बातचीत करेंगे यूजीसी एक्ट पर। मैम, यूजीसी एक्ट बिल आया जिसका उद्देश्य था कि जो दलित पिछड़ों के साथ जो भेदभाव होते हैं उसको रोकने का उसका उद्देश्य था, लेकिन भारी विरोध उसका हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कैसे देखती हैं? देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो आया उसका आधार क्या था, उसके पीछे सोच क्या थी? सोच सिर्फ इतनी थी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जो जातिगत भेदभाव और शोषण की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात स्वयं सरकार स्वीकार कर रही है, यूजीसी स्वीकार कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि 118% की वृद्धि हुई है। रोहित वेमुला का कांड चल रहा है कोर्ट में, डॉक्टर पायल तड़वी का चल रहा है। ये तमाम केसेस जो चल रहे हैं, जो बहुत हिट केसेस रहे और जिसको लोगों ने बहुत उसकी कार्रवाई को देखा, ये तो वो तमाम केसेस हैं जिनको नोटिस किया गया। ऐसे अनगिनत अज्ञात केसेस हैं जो आज भी इस देश में व्याप्त हैं लेकिन कहीं नोटिस में नहीं आए। तो इन तमाम केसेस का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के बाद ही तो यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाया गया। लाने के बाद कोई विरोध था नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित ये विरोध करवाया गया और सिर्फ इसलिए करवाया गया ताकि इस देश में अगड़ा और जो वंचित समाज है उसके बीच की खाई को बड़ा कर दिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के वंचित समाज, पिछड़ा, शोषित जो है, जो दलित है, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो आपका आदिवासी है, उसके प्रति क्या सोच रखती है सबको पता है। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उसको एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया, दोनों को आपस में लड़वा दिया। कभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका आधार जानना बहुत ज़रूरी है। इस इक्विटी रेगुलेशन 2026 का आधार सिर्फ इतना था कि जो जातिवाद, शोषण और घटनाएं यूनिवर्सिटीज़, उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ रही हैं, उसमें समानता के भाव को और आगे बढ़ावा देने के लिए एक रोक लगाई जाए। और रोक किस पे? किसी सामाजिक वर्ग पर नहीं, बल्कि उस शोषक जो एक प्रवृत्ति है उस पर विरोध किया जाए, उस हर एक शोषक पर जो इसको बढ़ावा दे रहा है। मैम, लोग कह रहे थे कि जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन जब यूजीसी एक्ट बिल आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के बड़े बहुत बुरी तरीके से मतलब नारे लगाए जाते हैं और लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, वहीं नरेंद्र मोदी को जाति के नाम से टारगेट किया गया। देखिए, यही तो वो सच है जो यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 आया उसके लाते ही जिन्होंने ये तमाम प्रोग्राम प्रायोजित किया उनकी सच्चाई सड़कों पे आ गई। वही लोग जो आज तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को परमात्मा स्वरूप बोल रहे थे, जो बोल रहे थे कि इस देश में आज़ादी ही तब आई जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उन्होंने एक झटके में उनको हिंदू से उतार करके तेली तमौली बना दिया। तो ये कैसी सोच है? ये मनुवादी सोच है। ये श्रेष्ठता का जो बोध है ना उनके अंदर, वो दूसरों को रहने लायक समझ ही नहीं रहा है।
और इसीलिए वो इस रेगुलेशन को बिना समझे, बिना इसके आधार को समझे हुए सड़कों पे उतर गए। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी जो नाकामी है उसको छिपाने के लिए विरोध बाकायदा प्री प्लान था, ऐसा कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो ऐसा ही है कि जब वो एक मुद्दे पे फंसते हैं तो वो दूसरे मुद्दे को सामने ला देते हैं। अभी मुद्दे हैं आपके सामने कि एसआईआर में क्या हो रहा है, अभी आपके सामने मुद्दे हैं कि लोगों की नौकरी कहाँ है, अभी आपके मुद्दे हैं कि बिजली महंगी क्यों हो रही है, अभी आपके मुद्दे हैं कि खेतों से जो फसल निकल रही है उसके दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं, दवाई कहाँ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहाँ हैं। इन तमाम जायज़ सवालों पे सवाल ना उठें और सरकार की जो विफलताएं हैं वो पब्लिक के सामने ना आए, इसलिए उन्होंने ये जो वोट की राजनीति है घटाओ और बढ़ाओ की, उसमें आपने अगड़ा बनाम वंचित समाज को खड़ा कर दिया है। मैम, केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको लगातार जो है विपक्ष, आप लोग लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि जो कुलपतियों की नियुक्तियों के सवाल हैं और कुलपतियों की जो नियुक्तियां हैं वो मतलब उसमें एक विशेष वर्ग को भरा गया है, दलित पिछड़ों की संख्या बिल्कुल नदारद दिखती है उसमें। वहीं राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में भी कुलपतियों की नियुक्तियों में भी लगातार सवाल उठते आए हैं। देखिए, सिर्फ ये बात अकेले कुलपतियों की नियुक्ति में नहीं है। अगर आप ये जो न्यायपालिका है ये कोर्ट्स में भी देख लें तो क्यों हम कोलोजियम का विरोध करते हैं? इसीलिए तो करते हैं क्योंकि एक ही समाज के लोग वहाँ बैठे हैं, तो न्याय हर समाज को कैसे मिलेगा ये आप कैसे सोच सकते हैं? अब अगर जो लोग पहले ये कह के उतरे कि एक सामाजिक समुदाय के साथ भेदभाव हो जाएगा, उनके साथ अन्याय हो जाएगा, अगर उनसे ही हम सवाल पूछ लें कि आप ये बोल रहे हैं कि जो न्याय देने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन में जो समिति बनेगी उसमें हमारा कोई साथी नहीं होगा, तो जरा आंकड़े उठा के देखिए, उस समिति में जो अध्यक्ष होगा वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होगा। तो वो वाइस चांसलर कितने हैं पिछड़े दलित आदिवासियों के, कितने हैं अल्पसंख्यकों के? आंकड़ों के आधार पर बात होनी चाहिए, तर्कों और तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि पीछे से किसी ने आपको घोड़े गधे की तरह हाँक दिया और आप दौड़ पड़े विरोध करने के लिए। समझना चाहिए था। एनएफएस भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। देखिए, पहले तो आप ये बोलते थे कि इनके कैंडिडेट्स ही नहीं हैं। अब जब कैंडिडेट्स हो रहे हैं तो आप उसमें एक नया कॉमा लगा दिया है, एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल। तो सूटेबल होने की क्या सारी काबिलियत आपके पास ही है? आप जानबूझ करके जो अवसर देने की एक प्रक्रिया इस संविधान में पद्धत है ताकि जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, दबे हैं, शोषित हैं, उनको आगे लाया जाए मुख्य धारा में। उनको दबाने के लिए आप कोई भी एक मुद्दा उठा करके उसको सामने ले आते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं है जो आप अछूता छोड़ दें। मैम, सामान्य वर्ग के लोग आरोप लगा रहे थे कि इसमें जो है झूठी शिकायतें होंगी हम पर, मतलब ऐसा आरोप लगा रहे थे कि इसमें ये भी होना चाहिए था कि जो लोग झूठी शिकायत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, अगर ऐसी बात है तो ये संभावनाओं का खेल ही तो है। तो क्या 10% ईडब्ल्यूएस जब रातों रात लगाया तो उसमें सब कुछ ठीक है? उसमें कुछ गलत नहीं है। क्या रातों रात जब धारा 370 लगाई गई उसमें सब कुछ ठीक है? कुछ गलत नहीं है। क्या रातों रात जब लॉकडाउन लगाया गया उसमें सब कुछ ठीक था? कुछ गलत नहीं था। तो जब उसमें कुछ गलत नहीं था, सब ठीक था, तो इसमें कैसे गलत हो जाएगा? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। मैम, एक बात और है कि विश्वविद्यालयों में पुलिस का एक वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है कि जहाँ प्रॉक्टर को बातचीत करना चाहिए, वाइस चांसलर को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन पुलिस वहाँ पर जाकर के बच्चों को कैद करती है, वहाँ घसीटती है, उनके साथ मारपीट करती है। विश्वविद्यालयों में कहीं पुलिस ये अपना वर्चस्व और क्या है, केंद्रीकरण बनाने की कोशिश है क्या इसको सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एंगल पर विफल है। वो जनता को, छात्र छात्राओं को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, अधिवक्ताओं को उनके जायज़ सवालों पे जवाब नहीं देना चाहती। और उनकी सत्ता अगर चल रही है तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से चल रही है। जहां उनको लगता है कि इस मुद्दे पर वो घिर जाएंगे, वहां वो पुलिस के डंडे को आगे कर देते हैं। और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, इस देश के मजदूरों पे हो, इस देश के किसानों पे हो, महिलाओं पे हो, अधिवक्ताओं पे हो, चाहे छात्र छात्राओं पे हो, जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, तो पुलिस महकमे को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन जिनके ऊपर आप डंडा चला रहे हैं उसमें से कई आपके समाज, आपके परिवार के बच्चे भी हो सकते हैं, जिनकी मांग जायज़ है और जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को उठा रहे हैं। उनके इस तरीके में, उनके इस प्रोटेस्ट में ना कोई जान माल का कोई लॉस हुआ है, ना कोई सरकारी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है। तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है? मतलब सामान्य वर्ग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यूजीसी के विरोध में, तब पुलिस की कोई कार्रवाई, मैं देख रहा था यहीं बरबर्तन चौक पर खुले में घूम रहे थे, कोई पुलिस रोक नहीं रही थी बिल्कुल। लेकिन वहीं जब दलित पिछड़े छात्र जब आकर के अपनी प्रोटेस्ट करते हैं या मार्च निकालते हैं तो उनको पुलिस बुरी तरीके से घसीटती है, बर्बरता तरीके से उनको मारती पीटती है, जो कि कल की घटना सामने है।
देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो न्याय प्रक्रिया चल रही हैं। अगर सवर्ण समाज प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस अपनी भूमिका सुरक्षा कर्मी के रूप में लगाती है, उनकी सुरक्षा में लग जाती है, उनको उनके आगे चल करके रास्ता क्लियर कराती है। लेकिन वहीं उस मुद्दे पर जब वंचित समाज सड़कों पर उतरता है तो पुलिस हाथ में डंडा लेकर के ऐसे बर्ताव करती है जैसे आतंकवादी सड़कों पर आए हुए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना है कि एक ही देश में जहां एक संविधान लागू है वहां पैरेलल समानांतर दो न्याय व्यवस्था नहीं चल सकती। मैम, विधानसभा सत्र चालू होने वाला है तो क्या यूजीसी को लेकर के कोई मुद्दा उठेगा? देखिए, विधानसभा सत्र निश्चित रूप से एक उत्तर प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं उसको रखने का एक मौका होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से ऊपर इस देश की क्या समस्या है इसको भी बहुत महत्वपूर्णता से उठना चाहिए सड़कों पर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब कहते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद और सत्ता आवारा हो जाएगी, और यही हो रहा है। यूजीसी इक्विटी 2026 रेगुलेशन, जिसको तर्कों और तथ्यों के आधार पर नहीं, कुतर्कों के आधार पर न्यायपालिका में बाधित कर दिया गया, उस यूजीसी रेगुलेशन को अविलंब लागू किया जाए। इसके लिए 10 फरवरी को हम तमाम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो सड़कें हैं वहाँ पर, राजधानी की जो सड़कें हैं वहाँ पर इस मामले में प्रोटेस्ट पे उतरेंगे और मांग रखेंगे कि अविलंब इसको लागू किया जाए। मैम, यहीं पर देखते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा जल्दी रोक लगा दी, भाई 69,000 भर्ती, शिक्षक भर्ती इतने दिनों से, मतलब जो है वो दलित पिछड़े जो छात्र, उनकी जो आरक्षण की हकमारी की गई है, वो सड़कों पर धूप में, ठंड में, बरसात में जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई क्यों नहीं है? देखिए, सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं, आप देखिए मजदूर चल के आ गया दक्षिण से उत्तर तक 10,000 किलोमीटर, वो लाल झंडा लेकर के क्यों आया था? अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। 13 महीने इस देश का अन्नदाता बॉर्डर पे बैठा रहा, क्यों बैठा था? अपनी बात कहने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इतना न्याय संगत कार्रवाई करता तो उसका संज्ञान लेता, लेकिन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी वही लोग बैठे हैं जो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए आनन फानन में अपनी ही सरकार का जस्टिफिकेशन नहीं सुना कि उन्होंने ये अध्यादेश क्यों बनाया, अधिनियम क्यों बनाया, इसके पीछे आधार क्या है, बिना किसी जिरह को करे हुए उस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से लगाम लगा दी। आखिरी सवाल मेरा यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसमें देखा जा रहा है विपक्ष और आप तमाम लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म नंबर 7 को लेकर के बड़ी धांधली सामने आ रही है कि जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है फॉर्म बांटे जा रहे हैं। आपका फॉर्म है लेकिन साइन कोई दूसरा कर दे रहा है और उसको सबमिट कर दिया जा रहा है। ये बड़ी खामियां आ रही हैं और चुनाव आयोग अभी तक खामोश है, यहाँ तक कि मतलब कई विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रही हूँ कि एसआईआर इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो दूर दराज गांव में रहने वाला वंचित समाज है, जो पिछड़ा, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, वो अपनी लोकतांत्रिक ताकत वोट का इस्तेमाल ना करने पाए, इसके लिए ये तमाम एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा की गई है। चुनाव आयोग जो एक स्वायत्त निकाय है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस आज़ाद भारत में वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है कि उनके खसकते हुए जो आधार है उसको कैसे दुरुस्त कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, हमारे साथ मौजूद थी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल जी। हम उनसे बातचीत कर रहे थे यूजीसी एक्ट को लेकर के, जिस तरह से आया और सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो है मतलब सुनवाई तो नहीं हुई, मैं सुनवाई तो नहीं कहूँगा, रोक लगा दी गई। 19 मार्च की अब जो है तारीख मिली है, लेकिन देखने को मिलता है जब जो है सामान्य वर्ग के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन वहीं जब दलित पिछड़े जब जो है उसके समर्थन में प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दी जाती है और तमाम पुलिस की कार्रवाई होती हैं। तो फिलहाल हमने पूरी बातचीत की और ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।